नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम 16 भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम कारक के भेदों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली तासिकाओं में हमने कारक के कुछ भेदों का अध्ययन किया। अब हम इस तासिका में कारक के भेदों में अगले भेदों पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली तासिकाओं में कारक के भेदों में 6 भेद देखे थे। उसके आगे अब इस तासिका में अगला भेद 7वां भेद कारक के भेदों में 7वां भेद अधिकरण कारक है। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, यानी कि वाक्य में जो शब्द जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक होता है। यानी कि किसी वस्तु को किसी शब्द के द्वारा आधार दिखाया जाता है तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का अर्थ होता है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये वाक्य ठीक से देखिए। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, यानी कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में शब्द के द्वारा किसी क्रिया के आधार का बोध होता है तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं। में और पर ये दोनों शब्द इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इस अधिकरण कारक के वाक्यों में भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग अधिकरण कारक में किया जाता है। इसमें फिर एक बार देखिए, यहाँ पर इसको अधिकरण कारक को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी कि वाक्य में जब क्रिया होती है कि उसके क्रिया के किस प्रकार से होती है उसके आधार का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पर उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है, यह वाक्य देखिए। इस वाक्य में यह पानी जो है वह मछली का आधार या आश्रय है। पानी में मछली रहती है, इस वाक्य में पानी में अधिकरण है क्योंकि पानी जो शब्द है वह मछली का आधार या आश्रय है, क्योंकि यह मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है। इसलिए यह पानी जो है वह अधिकरण कारक है, यानी कि आश्रय है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे और उदाहरण देखिए, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण, कमरे में टीवी रखा है। इन उपर्युक्त दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण है। मतलब यह कमरा और भंवरों फूलों पर या कमरे में यह भंवरों का आश्रय है, यानी कि फूलों पर भंवरे गुनगुनाते हैं तथा कमरे में टीवी रखा है। टीवी रखने के लिए कमरे का आश्रय लिया गया है। इस प्रकार से यह दोनों जो है फूलों पर और कमरे में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये में और पर ये दोनों विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं। इसलिए कमरे में और फूलों पर यह दोनों जो है वह अधिकरण कारक है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण है, समझिए। और इसके
अधिकरण कारक के और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसमें उदाहरणार्थ, वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, फ्रिज में आम रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए पहाड़ों के बीच में, यहाँ पर में विभक्ति चिन्ह लगा है। मनु कमरे के अंदर है, कमरे के अंदर है, यहाँ पर मनु को कमरे का आश्रय लिया गया है। तथा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, यहाँ पर में विभक्ति चिन्ह लगा, मतलब कुरुक्षेत्र में महाभारत जो है, कुरुक्षेत्र में यह अधिकरण है। तथा फ्रीज में आम रखा हुआ है, फ्रीज में यह शब्द जो है वह अधिकरण कारक है। इस प्रकार अधिकरण कारक जो है वह इस प्रकार से होता है, मतलब शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है या हमें पता चलता है, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका अगला भेद 8वां, संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब हम इस कारक के भेद से ही हमें पता चल जाता है कि जब किसी व्यक्ति को हम संबोधित करते हैं तो वहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह अधिकरण कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो उसे संबोधन कारक उसे संबोधन कारक कहा जाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि उद्गारवाचक चिन्ह है, यह उद्गारवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जहाँ पर हम संबोधित करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पर उसके आगे संबोधन कारक चिन्ह यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह जो है वह हे, अरे, अजी आदि होते हैं। यानी कि हम जब भी किसी को पुकारते हैं तो हे, अरे, अजी, जनाब, ऐसे बहुत सारे प्रकार के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी को संबोधित करते समय करते हैं, जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह जो है वह यह लगा जाता है, मतलब उद्गारवाचक चिन्ह है यह। जैसे उदाहरणार्थ देखिए, अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। यहाँ पर देखिए यह अरे यह शब्द लगा है तथा हे यह विभक्ति चिन्ह इस दोनों वाक्यों में लगे हैं। और यहाँ पर ये संबोधन करने का शब्द जो है उनके आगे जो है यहाँ पर उद्गारवाचक चिन्ह लगा है, मतलब यह संबोधन कारक है। आगे देखिए उदाहरण। और ये जो वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल जो है, ये दोनों शब्द संबोधन कारक है। इसके आगे देखिए, और एक वाक्य के द्वारा एक परिभाषा की गई है इसकी संबोधन कारक की। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम यह क्या हो गया, यानी कि विस्मय कारक वाक्य का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। हे राम यह क्या हो गया। इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ पर हे जो विभक्ति चिन्ह है वह उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यह संबोधन है और यह हिंदी संज्ञाओं में अभी भी जिंदा है। यानी कि हिंदी संज्ञाओं में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आज भी बहुत जगह पर प्रयुक्त होते हैं। संबोधन कारक के और उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरणार्थ, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए,
अरे बच्चों, शोर मत करो। अरे, यह इतना बड़ा हो गया। हे ईश्वर, इन नादानों सभी नादानों की रक्षा करना। इस प्रकार के वाक्य जो है, यह सभी वाक्य संबोधन कारक वाक्य है। तथा हे राम, बहुत बुरा हुआ। इस प्रकार कई प्रकार के वाक्य जो है वह आप इसमें जोड़ सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये जिन वाक्यों में अरे, हे, अजी आदि कई शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वह संबोधन कारक वाक्य होते हैं। यहाँ पर यह अरे भाई, यहाँ पर देखिए यह विभक्ति चिन्ह लगाए है अरे, अरे, अरे तथा हे ईश्वर, यहाँ पर हे विभक्ति चिन्ह लगा है और उसके आगे जो है यह उद्गारवाचक चिन्ह जो है वह लगाया गया है। यानी कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अधिकतर दिखाई देते हैं। इस प्रकार संबोधन कारक जो है वह इस तरह होता है। यानी कि जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो, वह उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस प्रकार भाषा विज्ञान में कारक किससे कहते हैं या कारक के भेद कौन से हैं, वह इस प्रकार से हम देख सकते हैं।